चलिए आज हम टॉपिक देखते हैं भारत की औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो अगर जो वर्तमान में भारत की औद्योगिक नीति चल रही है उसकी घोषणा जुलाई 1991 में की गई थी। तो हमें ये देखना है आखिर 1991 में ही औद्योगिक नीति जो वर्तमान में चल रही है इसकी घोषणा क्यों की गई। इसकी अगर पृष्ठभूमि को हम देखें तो उन कारणों को जानने का यहाँ पर हम प्रयास करेंगे। हुआ ये था कि 1991 तक भारत जो है एक क्लोज्ड इकॉनमी के रूप में था, बंद अर्थव्यवस्था, यानी आयात और निर्यात बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। बड़ी संख्या में हम लोग आयात कर रहे थे, खास तौर से तेल का, ठीक है। और तेल का आयात करने के लिए हमें आवश्यकता थी विदेशी मुद्रा भंडार की। निर्यात हमारा बहुत कम था, जिसकी वजह से देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई देगी। अब हमें ये जानना है कि आर्थिक संकट उत्पन्न क्यों हुआ इसलिए कि अगर हमें निर्यात करना है या आयात करना है तो ज़्यादातर निर्यात और आयात डॉलर में या किसी विदेशी मुद्रा में होगा, स्पेशली डॉलर में होता है। इसीलिए कोई भी देश अपने विदेशी व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बनाकर रखता है। भारत का भी विदेशी मुद्रा भंडार था, लेकिन ये लगातार कम होता जा रहा था। एक सेफ या कह सकते हैं सुरक्षित मुद्रा भंडार में लगभग 90 दिन का पैसा होना चाहिए ताकि हम बात कर सकें। उसे एक सुरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में देखा जाता है। ये हमारे पास बचा था सिर्फ 7 दिनों का, यानी अब दिक्कत आने वाली थी कि अब हम अगर तेल मंगाते हैं तो उसका भुगतान कैसे करेंगे। तो इसी को कहते हैं भुगतान संतुलन संकट की स्थिति, यानी ये वो अवस्था है जब भारत आयात के लिए भारत के पास मुद्रा, विदेशी मुद्रा ना बचे। दूसरा देखिए, राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा था तेजी से। वजह क्या थी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थीं, जो सरकारी कंपनियां थीं, वो घाटे में जा रही थी। लाभ बहुत कम होता जा रहा था या बिल्कुल घाटे में जा रही थी, जिसके कारण हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और औद्योगिक विकास की गति इस दौरान बहुत धीमी थी, जबकि हमने ग्रोथ पोल के आधार पर, विकास ध्रुव की संकल्पना के आधार पर अपने यहाँ औद्योगिक विकास की गति को प्रदान करने का, औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने का एक कार्य शुरू किया था। लेकिन वो औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी धीमा था। तब ऐसी स्थिति में जब आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ और हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, इसको बीओपी क्राइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इस दौरान फिर विश्व बैंक की एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऐसी अवस्था में विश्व बैंक की एक संस्था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो सदस्य देश होते हैं, यानी जो विश्व बैंक के सदस्य हैं, उनको फिर सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और सहायता के रूप में वो जो मुद्रा होती है उसकी मुद्रा को कहते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। और सभी सदस्य देशों में ये मान्य होती है, यानी डॉलर के बजाय वो SDR देता है। और SDR वैसे ही वर्क करेगा जैसे डॉलर वर्क करता है, समझ रहे? तो IMF ने भारत को इसमें सहायता प्रदान करी। लेकिन जब IMF भुगतान संतुलन की स्थिति में किसी भी देश को सहायता देता है तो फिर वो कुछ शर्तें रखता है। यही वो दौर था जब भारत में उन्होंने LPG की शर्त रखी। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, ठीक है, यानी उद्योग धंधों में लाइसेंस वगैरह के लिए उदार नीतियां अपनाई जाए। निजीकरण, जो सरकारी क्षेत्र है वहाँ पर निजी क्षेत्र को भी जो है मौका दिया जाए उस उद्योग में अपनी उद्योगों की स्थापना करने के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए। और भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, यानी विदेशी कंपनियां भी भारत में आकर कार्य कर सके। तो ये हमें 3 शर्तों के साथ हमें लोन मिला। और इसी दौरान फिर
नई औद्योगिक नीति की घोषणा जुलाई 1991 में की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, ठीक है, पीवी नरसिंह राव, और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री हैं और वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन लोगों ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा करी जुलाई 1991 में, और इसी के अंतर्गत बहुत सारे कदम उठाए गए। पहला कदम देखिए, पहला कदम किया गया कि औद्योगिक लाइसेंस की जो व्यवस्था भारत में चल रही थी, भारत में ये था कि कोई भी उद्योग आपको लगाना है तो सरकार से परमिशन या लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का अंत कर दिया गया, एबॉलिस्ट कर दी गई, और सभी उद्योग धंधों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था लगभग समाप्त कर दी गई, कुछ रणनीतिक उद्योगों को छोड़कर जो देश की रक्षा से जुड़े हुए हों, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर रक्षा उपकरण, इन सब को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। ये पहला काम था जो उदारीकरण के अंतर्गत किया गया। दूसरा काम देखिएगा, जो सरकारी कंपनियां थीं जिन क्षेत्रों में कार्य कर रही थी, उन क्षेत्रों में अब निजी कंपनियों को भी कार्य करने का मौका दिया गया, यानी निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल यहाँ पर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, और इसी दौरान आपका ये डिश टीवी है ना, विदेशी गाड़ियाँ, ये सब कंपनियाँ इसी समय यहाँ पर आपको विदेशी, ठीक है, और साथ ही साथ निजी क्षेत्र में सिर्फ भारत का ही निजी क्षेत्र नहीं था, विदेशी कंपनियां भी भारत में आई, ठीक है। और इससे क्या हुआ, हमारा आयात निर्यात की जो नीतियां थीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जो नीतियां थीं, उनको हमने उदार बनाया ताकि दूसरे देश के साथ हमारा व्यापार आसानी से हो सके और उनकी वस्तुएं हमारे यहाँ बिक सके और हमारी वस्तुएं उन दूसरे देशों में बिक सके। ये सब किया गया भूमंडलीकरण के अंतर्गत, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत। ये आपका आयात निर्यात की नीति, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी थी, उसको बहुत लिबरल उदारवादी बनाया गया, यानी उसमें जो कठिनाइयाँ थी, जो कठोरता थी, उसको समाप्त किया गया। यहाँ पर विदेशी निवेश बढ़ने लगा हमारे पास, और मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आई। उसी समय बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी भारत में आई। ये वो दौर था, ठीक है। अब इसका कुछ लाभ हुआ, कुछ हानियां हुई, तो सबसे पहले लाभ देख लेते। सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि जब हमारा निर्यात बढ़ने लगा तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होने लगा। पहला लाभ यही हुआ कि निर्यात में वृद्धि हुई, हमारा सामान विदेशों में बिका, वहाँ से डॉलर और दूसरी विदेशी मुद्राएं हमारे पास आई और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार क्या होने लगा, मजबूत होने लगा। पहला काम ये हुआ। दूसरा, उद्योगों की स्थापना हो रही है तो रोजगार सृजन दिखाई देगा, नए रोजगार उत्पन्न हुए यहाँ पर, और जब नए रोजगार उत्पन्न हुए, नए उद्योगों की स्थापना हुई, तो अब जो औद्योगिक विकास है उसने तीव्र गति से औद्योगिक विकास भारत में होने लगा, ठीक है। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी तेज हुआ। ये हो गए इसके लाभ। अब लाभ के साथ साथ हमेशा नुकसान या हानियां भी आती हैं। इसमें देखिए, हानियां ये होगी, जो सरकारी क्षेत्र था जैसे BSNL, ये सब टेलीकम्युनिकेशन या आपका दूरदर्शन, इनमें विदेशी क्षेत्र आ गए, निजी क्षेत्र आ गए, तो इनकी सरकारी कंपनियां थोड़ा कमज़ोर हो गई। लोगों ने इनसे सेवाएं और वस्तुएं लेना बंद कर दिया, ये दिखाई देगा आपको यहाँ पर। और जो छोटे देशी उद्योग थे, स्थानीय उद्योग थे, वो विदेशी कंपनियों का मुकाबला करने में थोड़ा सा कमज़ोर थे, उनके ऊपर भी यहाँ पर दुष्प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो जो वर्तमान हमारी औद्योगिक नीति है, जो 1991 में अस्तित्व में आई, जुलाई में उसकी घोषणा की गई, ये उसकी एक समरी है, ठीक है। बैकग्राउंड में हमने देखा कि आर्थिक संकट ना आता तो शायद ये नीति भी ना आती। आर्थिक संकट के चलते प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई, जिसके अंतर्गत लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये है भारत की औद्योगिक नीति।
नेक्स्ट टॉपिक फिर हम इससे बेहतर कुछ देखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।